फ्रेंड्स, कल अपन ने जो लेक्चर किया था अलजेब्रा में 4th यूनिट का, और वो 4th यूनिट मैंने पहले ही बताया बहुत छोटी और बहुत सुंदर यूनिट है अपने लिए, उसको पहले करना है अपने को। तो उसमें मैंने रिंग की परिभाषा आपको पढ़ाई थी और रिंग की परिभाषा के साथ क्रम विनिमय वलय और इकाई सहित वलय की परिभाषा मैंने पढ़ाई थी। आज अपन क्या इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की परिभाषा पढ़ेंगे। तो उसके लिए अपन कुछ चीज़ें करेंगे आज। पहले तो वो पहली एक वलय है, अपन स्पेशल टाइप की वलय पढ़ रहे थे, शून्य भाजक रहित वलय। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, शून्य भाजक रहित वलय भी होती है और शून्य भाजक सहित वलय भी होती है। तो आज मैं अभी आपको शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा बढ़ा रहा हूँ कि रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिविजर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक वलय आर, जो अपन आम जिंदगी में पढ़ते हैं वही चीज़ पढ़ेंगे। एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय, एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है यदि क्या लिखेंगे अपन बेटा इसमें कि a डॉट बी बराबर जीरो। इट इम्प्लाइज या तो a बराबर जीरो या b बराबर जीरो। तो कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं अगर a जीरो नहीं है b जीरो नहीं है तो a b भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो वलय आर शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। तो क्या अपन ने आम जिंदगी में क्या पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है तो या तो a जीरो है या b जीरो है या दोनों ही जीरो हैं। तो वही अपने को परिभाषा काम में लेनी है जो अपन ने अभी तक ज़िंदगी में पढ़ा है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, कई बार वो कहता है a जीरो नहीं है b जीरो नहीं है लेकिन उनका गुणनफल क्या है फिर भी जीरो है। तो उस वलय को अपन क्या देंगे, शून्य भाजक सहित वलय। लेकिन अभी अपन कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं थोड़ा सा, तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, शून्य भाजक रहित वलय, क्योंकि अपन को इंटीग्रल डोमेन की परिभाषा पढ़नी है तो उस तक पहुंचने के लिए अपन ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा क्या लिखाई मैंने आपको, एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय कहलाएगी यदि a इंटू बी बराबर जीरो। कब, या तो a जीरो या b जीरो। ठीक है, फॉर ईच ए बी बिलोंग टू आर, फॉर ईच ए बी बिलोंग टू आर के लिए, फॉर ईच ए बी बिलोंग टू आर के लिए। जब भी ए बी आर के अवयव हैं तो a इंटू बी जीरो है, तो या तो a जीरो है या b जीरो है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अगर शुरुआत करें तो बहुत तेज़ी से चलता है चैप्टर। अपन ने वलय की परिभाषा पढ़ी, क्रम विनिमय वलय की परिभाषा पढ़ी, इकाई सहित वलय की परिभाषा पढ़ी और शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, तो वो ये कहता है कि अब आप किसकी परिभाषा लिखोगे, नई परिभाषा लिखेंगे। इन तीनों को मिक्स कर देंगे अपन, और तीनों को मिक्स करके अपन क्या लिखेंगे, एक परिभाषा लिखेंगे पूर्णांकीय प्रांत की। तो देखो क्या है पूर्णांकीय प्रांत, कैसे कहते हैं, पूर्णांकीय प्रांत। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे। अब वो कहता है एक वलय आर, एक वलय आर पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि, पहला क्या हो, पहले परिभाषा में उसने क्या लिखा बेटा कि यदि आर जो है क्रम विनिमय हो। यदि आर पहला क्रम विनिमय हो, यानी गुणन संक्रिया क्या होनी चाहिए इसमें, a डॉट बी बराबर b डॉट a। और दूसरा वो कहता है आर इकाई सहित हो, यानी आर में गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव एक विद्यमान होना चाहिए। और तीसरा वो लिखता है जो आज अपन ने पढ़ा है कि आर शून्य भाजक रहित हो, आर शून्य भाजक रहित हो, आर शून्य भाजक रहित हो। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी बन जाती है बेटा, इंटीग्रल डोमेन की। कि इंटीग्रल डोमेन क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी एक स्पेशल टाइप की वलय है। और वो कैसी वलय है कि इसमें वलय तो है ही, क्रम विनिमय है, इकाई सहित है और शून्य भाजक रहित है। ठीक है, तो वलय क्या कहलाएगी, इंटीग्रल डोमेन। तो कल जो अपन ने वलय के एग्जाम्पल पढ़े थे कौन कौन से, जेड प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट, वो सब एग्जाम्पल किसके हैं, पूर्णांकीय प्रांत के भी होंगे। तो आप लिखो वलय जेड प्लस डॉट
Q प्लस डॉट, C प्लस डॉट और R प्लस डॉट सभी पूर्णांकीय प्रांत हैं, सभी पूर्णांकीय प्रांत हैं। तो इसको कैसे देखो अपन प्रूव कर सकते हैं। जेड को प्लस के लिए पहले आप आबेली ग्रुप प्रूव करोगे, फिर जेड को क्रॉस के लिए आप क्या सेमी ग्रुप प्रूव करोगे, फिर गुणन की योग पर बंटनशीलता बताओगे, प्लस संक्रिया जेड में क्या होती है अपने आबेली होती है, गुणन संक्रिया के लिए जेड में क्या होगा तस्मक अवयव होगा, और ए और बी जब भी जेड में होंगे तो ए बी बराबर 0 तभी होगा जब या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं बेटा अपने पूर्णांकीय प्रांत भी हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है कि वलय, कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत कब होगी, जब वो इकाई सहित हो, शून्य भाजक रहित हो और क्रम विनिमय हो। तो 3 नियम यदि वलय में पालन होते हैं तो वलय क्या कहलाती है, पूर्णांकीय प्रांत। ठीक है, अब देखो अपन ने वलय कई बार क्वेश्चन आया था अपने, वलय बनाने के लिए न्यूनतम कितने अवयव की आवश्यकता होती है, कितने अवयव की आवश्यकता होती है। तो आप क्या लिखोगे कि ये 0, प्लस, ठीक है, ये शून्य अवयव से ही पूरी वलय बन जाती है। तो न्यूनतम एक अवयव की आवश्यकता होती है और वो अवयव क्या है, इसका शून्य अवयव है। तो देखो 0 को प्लस के लिए आप आबेली ग्रुप प्रूफ कर सकते हो, और 0 जो है डॉट के लिए भी क्या होगा सेमी ग्रुप होगा, और गुणन की योग पर बंटनशीलता हो जाएगी, ए बी सी बराबर 0 ले लोगे आप। तो वलय बनाने के लिए न्यूनतम कितने अवयव की आवश्यकता होती है, वलय बनाने के लिए सिर्फ इसका शून्य अवयव ही काफ़ी है और उससे अपन पार पा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही वो पूछ लेता है कई बार कि पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए कितने अवयव की आवश्यकता है। तो भाई पूर्णांकीय प्रांत में तो अपने को शून्य भाजक क्या बताना पड़ता है, रहित बताना पड़ता है। तो 2 अवयव कम से कम होने चाहिए पूर्णांकीय प्रांत बनने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद वो ये कहता है कि एक और परिभाषा आती है इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट, और उस परिभाषा को भी अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और वो परिभाषा किसकी है, क्षेत्र या फील्ड की। ठीक है, आज जो भी परिभाषा होती जाए वो करते जाओ बेटा आप तो सारी की सारी। ठीक है, तो क्षेत्र या फील्ड की क्या परिभाषा है कि कम से कम 2 अवयव वाले, कम से कम 2 अवयव वाले एक वलय R को क्षेत्र कहते हैं। कम से कम 2 अवयव वाले एक वलय R को क्षेत्र कहते हैं। कब, यदि पहला लिखो आप R क्रम विनिमय हो, R क्रम विनिमय हो, दूसरा R इकाई सहित हो। तो जो इंटीग्रल डोमेन के 2 लक्षण हैं, R क्रम विनिमय और R इकाई सहित है, वो तो इसमें होने चाहिए। और तीसरा क्या लिखता है ये, इसमें प्रत्येक, ये मेन है, क्योंकि अपन ने देखो क्या बनाया था अभी तक, R प्लस डॉट में R प्लस तो क्या ग्रुप बन गया, लेकिन R कॉमा क्रॉस में अपन ने गुणन संक्रिया R के लिए क्या है, सहचारी है। गुणन संक्रिया के लिए अपन ने तस्मक अवयव बता दिया इकाई सहित वलय में। अब वो कहता है गुणन संक्रिया के लिए यदि R में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी हो जाए तो R कॉमा डॉट भी क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो ये दोनों को ग्रुप बनाना है अपने को। तो इसके लिए वो कहता है इसमें प्रत्येक शून्योत्तर, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, इसमें प्रत्येक शून्योत्तर यानी नॉन जीरो, इसमें प्रत्येक शून्योत्तर जो अवयव 0 नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन, जो शून्य नहीं हो उसको शून्योत्तर बोलते हैं। तो इसमें प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, R जो कम से कम 2 अवयव हैं वो क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी कब, जब R क्रम विनिमय हो, R इकाई सहित हो, और इसमें नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वापस किस में होना चाहिए, R में विद्यमान होना चाहिए। तो उस केस में जो है R कॉमा प्लस कॉमा डॉट क्या बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी क्षेत्र की हो गई अपनी, कौन कौन सी, R क्रम विनिमय है, R इकाई सहित है
और नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स इसमें होना चाहिए। ठीक है, इसी परिभाषा को अपन और कैसे लिख सकते हैं, और करके कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट वलय आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट क्षेत्र कहलाती है। अब देखो अपन सारी चीज़ें लिखेंगे वापस। पहला क्या कि आर कॉमा प्लस वलय जो है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट क्षेत्र कहलाती है कि आर कॉमा प्लस आबेली ग्रुप हो, आर कॉमा प्लस आबेली ग्रुप हो। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे बेटा अपने इस बार, वो करने हैं अपने को। आर में से आप जीरो निकाल दो। आपने क्या किया, दूसरी संक्रिया गुणन के लिए उसको भी ग्रुप बना दिया। कैसे, क्योंकि ये गुणन संक्रिया आर में सहचारी होती है, गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव है, और आर में से जीरो निकाल दें अपन, और उसको फिर गुणन संक्रिया के लिए भी अपन ने क्या बना दिया, एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या होगा फिर, बंटनशीलता का। फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या होगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने पास यदि हैं तो आर क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। तो आपने क्या बता दिया कि प्लस संक्रिया के लिए आर को आबेली ग्रुप बना दिया, गुणन संक्रिया के लिए आर में से जीरो निकाल दो और वो क्या बन जाना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप। और ए बी सी आर में है तब ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी डॉट ए बराबर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, वलय, क्रम विनिमय वलय, इकाई सहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र। अब वो देखो मैंने पहले एग्जाम्पल लिए थे आपको कि जेड प्लस डॉट, ये वलय भी है, क्रम विनिमय वलय भी है, इकाई सहित वलय भी है, शून्य भाजक रहित वलय भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, लेकिन ये क्षेत्र नहीं है। तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वलय जेड प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है क्षेत्र, कि जेड प्लस तो आबेली ग्रुप है, लेकिन जेड माइनस जीरो कॉमा डॉट जो है यहाँ पर ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त गुणन संक्रिया के लिए जेड में कोई भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए जेड में अन्य किसी अवयव का, अन्य किसी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो ये कहता है जेड प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं ये। तो आप देखो इसमें 1 जो है गुणन संक्रिया का तस्मक अवयव है, 1 को किससे गुणा करें कि 1 ही आ जाए, तो 1 का प्रतिलोम तो 1 है। -1 भी जेड में है, -1 को किससे गुणा करें जो 1 आ जाए, तो -1 है। अब वो कहता है 2 भी जेड में है, तो 2 को किससे गुणा करो जो 1 आ जाए, तो वो कहता है भाई 1/2 तो जेड में नहीं है। ऐसे ही 3 को किससे गुणा करें, 1/3 से, वो भी नहीं है। तो कहता है 1 और -1 के अतिरिक्त गुणन संक्रिया के लिए जेड में किसी अन्य किसी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसलिए जेड प्लस डॉट क्या क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखना है आपको कि जेड प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार लिखो आप, इसी प्रकार नहीं बल्कि अब आप लिखोगे अब Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट। क्या मतलब हुआ इसका कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्षेत्र है। तो अब आप लिख सकते हो भाई गुणन संक्रिया के लिए Q व प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है सिवाय जीरो के, तो जीरो तो अपन निकाल ही देते हैं, Q प्लस आबेली होता ही है। तो ये सारी चीज़ अब Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट क्षेत्र है। ठीक है, तो क्षेत्र के लिए क्या स्पेशल बात आई, एक तो इसमें वलय में 2 अवयव होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, इकाई सहित होनी चाहिए और क्रम विनिमय होनी चाहिए। तो क्षेत्र के लिए भी अपन ने कौन कौन सी चीज़ पढ़ ली बेटा आज, क्षेत्र के एग्जाम्पल पढ़ लिए कि Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। भूल के भी आप Z प्लस डॉट को क्षेत्र का एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, ये ध्यान रखना। तो Z प्लस डॉट बहुत ज़्यादा मोस्ट था, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ले लिया। अब
क्या क्या पढ़ा आपने? वलय पढ़ ली, क्रम विनिमय वलय पढ़ ली, इकाई सहित वलय पढ़ ली, शून्य भाजक रहित वलय पढ़ ली, और इंटीग्रल डोमेन पढ़ लिया, और क्षेत्र पढ़ लिया, और इनके एग्जाम्पल पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें वलय की प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा। तो वलय की प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप स्वयं करेंगे थोड़ा सा, और कई बार एग्जाम में आ जाती है कि यदि r, प्लस, डॉट वलय है तब सिद्ध करो कि पहला किताब खोलेंगे आप, उसमें ये सब मिल जाएगा, a.0 बराबर 0.a। ठीक है, सिंपल लगता है देखने में, लेकिन होगा नहीं प्रूव अगर एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो आप। a.-b बराबर -a.b इज इक्वल टू -a.b। ठीक है, और एक आप चाहो तो ये पूरा ही है क्वेश्चन, तो a.b - c बराबर a.b - a.c। तो ये आपको स्वयं करना है, बुक से आप देख लेना। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहला वाला एग्जाम्पल है कि फॉर ईच a बिलोंग टू r के लिए कि a.0 बराबर 0 इज इक्वल टू क्या लिखना है? 0.a। तो इसका प्रूफ अपन लिखें तो जैसे कैसे लिखेंगे कि प्रूफ ऑफ फर्स्ट में, इतना सिंपल प्रूफ नहीं है, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में नहीं होगा कि 0 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 0 + 0। ठीक है, अब दोनों तरफ अपन 0 से a से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और फिर इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं अब कि विच इज़ इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेगा तो a.0 + a.0, क्योंकि भाई वलय है ना, तो वलय में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है, इसलिए अपन ने a × 0 + 0 कैसे लिख दिया? a × 0 + a × 0। अब वो ये कहता है देखो दोनों तरफ क्या जोड़ा आपने? -a.0, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बस यही चीज़ हो रही है, जो इजी चीज़ें हैं वो हम नहीं करा पा रहे हैं आपको, हार्ड चीज़ तो हम करा दे रहे हैं। तो कई बार वो इजी चीज़ भी तो एग्ज़ाम में आएगी बेटा, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, और अब क्या लिखोगे आप? -a.0 दोनों तरफ जोड़ दिया अपन ने, इट इम्प्लाइज ये 0, और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन? -a.0, फिर से बंटनता काम में ली योग के लिए, और उसको क्या लिखोगे आप? a.0 + a.0, और ये चीज़ क्या हो गई? फिर से 0, a.0 और ये 0। ठीक है, और a.0 क्या हो जाएगा अपने इस केस में? इट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू a.0। तो आपको मैंने एक छोटा सा काम करके बताया, इसी प्रकार अब आप यहाँ ये दूसरा भी कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ आप कर लेना। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ बताइए जो कई बार बड़ी टिपिकल हो जाती है, ध्यान रखना, और उसको ऐसा मत बना लेना कि वो दिक्कत कर जाए अपने को। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर अपन ख़त्म करते हैं बेटा, और कल जो है वो अपन बहुत मोस्ट इसकी थ्योरम करेंगे जो एग्ज़ाम में आती भी हैं और अपन बड़े आसानी से उनको कर सकते हैं।